वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। ये क्लास है हमारी इन्वायरमेंटल साइंस की और जो टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं वो है पारिस्थितिकी तंत्र से जुड़े हुए महत्वपूर्ण तथ्य। अब देखो साथियों, ये जो है थोड़ा सा पढ़ने में बोरिंग हो सकता है, मैं समझ रहा हूँ इस बात को, ठीक है। लेकिन एक बात देखो, समझ लो कि यार ये पढ़ाई है, इसमें देखिए अब बोरिंग चीज़ हो या फिर अब हम यार इसमें इंटरेस्ट, आप ये सोचो कि आपको हर चीज़ में मौज ही चाहिए, मज़ा ही चाहिए, तो यार वो नहीं मिल पाएगा। ये पढ़ाई है ये, और आपको सीरियस होकर पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। अब बहुत से लोगों को मैं समझ रहा हूँ कि इसको पढ़ने में बिल्कुल मज़ा नहीं आता होगा और स्टार्टिंग में ही कुछ पॉइंट्स देख करके वो हटा देते होंगे। लेकिन साथियों विश्वास मानिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं और ये सारे के सारे पेपर में पूछे गए हैं, तभी यहाँ कंपाइल करे गए, ठीक है। तो एक बार इनको देखने में कोई बुराई नहीं है, आप बस इनको एक बार देख लो, ठीक है। एक आध बार देख लोगे तो आपके माइंड में बना रहेगा, और माइंड में बना रहेगा तो पेपर में ये आपको हेल्प करेगा, ठीक है। तो इसीलिए थोड़ा सा इसको देखिए मन तो लगाना पड़ेगा यार। अभी ऑफिसर बनना है तो इतना तो करोगे नहीं करोगे, अब हर चीज़ में मौज मज़ा ढूंढोगे तो कैसे काम चलेगा भाई। चलिए ओके, तो इस पॉइंट तक हमने लास्ट क्लास में पढ़ लिया था, अभी हम आगे बढ़ेंगे। देखो अगला पॉइंट है, नील हरित शैवाल अपेक्षाकृत सरल आदिम जीवन का रूप है जो सूक्ष्म रूप से बैक्टीरिया से संबंधित है। नील हरित शैवाल को आहार, प्रोटीन, विटामिन बी और लौह के स्रोत के रूप में उपयोग किया जाता है, ये ध्यान रखना। ये वजन घटाने, मधुमेह, तनाव, थकान, चिंता, अवसाद और मासिक धर्म संबंधी सिंड्रोम तथा अन्य महिला स्वास्थ्य समस्याओं के समाधान के लिए भी इनका उपयोग करते हैं, ठीक है। नील हरित शैवाल कई विषयों का उत्पादन भी करता है, लेकिन दो प्रकार के विषाक्त पदार्थ विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। पहला माइक्रोसाइस्टिन और एनाटॉक्सिन। माइक्रोसाइटिन मानव और जानवरों की विषाक्तता के लिए सबसे ज़्यादा उत्तरदायी विषैला पदार्थ है। एनाटॉक्सिन ए एक शक्तिशाली न्यूरोटॉक्सिन है जो सुस्ती, मांसपेशियों में दर्द, भ्रम, स्मृति हानि और मृत्यु का कारण बन सकता है। यह यूरिया की तुलना में काफ़ी अधिक नाइट्रोजन उपलब्ध कराता है। अगला पॉइंट, एक जीवोम वृहद परितंत्र होता है। अब हम जीवोम की बात करेंगे। एक जीवोम वृहद परितंत्र होता है जहां पादप, जीव जंतु, कीट और मनुष्य एक विशेष प्रकार की जलवायु में रहते हैं। आर्द्र पर्णपाती वन मुख्यतः पूर्वी भारत तथा प्रायद्वीपीय भारत के पश्चिमी घाट में पाए जाते हैं। कोणधारी वन मध्य हिमालय में पाए जाते हैं। अल्पाइन जीवोम ऊपरी हिमालय में पाया जाता है। घास भूमि हिमालय के निचले भाग में, तराई, द्वार क्षेत्र में तथा अन्य अनेक क्षेत्रों में पाए जाते हैं। अगला पॉइंट, कीटभक्षी पौधों की पत्तियां रूपांतरित होकर विशेष प्रकार की संरचनाएं बनाती हैं जिनकी सहायता से वे कीटों तथा छोटे जंतुओं को पकड़ लेती हैं। इन कीटों को पचाकर वे उनसे नाइट्रोजन प्राप्त करती हैं। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ध्यान रखना, ठीक है, कि जितने भी कीटभक्षी पौधे हैं वो कीटों को क्यों खाते हैं, उनसे उन्हें कौन सा पोषक पदार्थ मिलता है। तो ध्यान रखना, जितने भी कीटभक्षी पौधे हैं, आगे नाम भी दिए हुए हैं यहाँ पे, जैसे नेपेंथीज है, ड्रोसेरा है ना, यूट्रिकुलेरिया है। ये जो कीटों का भक्षण कर रहे हैं ये इसलिए कर रहे हैं ताकि उन कीटों से नाइट्रोजन प्राप्त करके अपना पोषण कर सके, ठीक है। बात समझ रहे हो कि नहीं। अगला पॉइंट, कल्प फॉरेस्ट। पृथ्वी पर सर्वाधिक उत्पादक, सुंदर एवं प्रचुर मात्रा में प्रजातियों से भरपूर पारिस्थितिकी तंत्र होते हैं। तो कल्प फॉरेस्ट क्या है? ये वे क्षेत्र हैं जो बहुत ज़्यादा उत्पादक हैं तथा यहाँ पर बहुत सारी प्रजातियाँ मिलती हैं। ये विश्व के शीत तथा शीतोष्ण महासागरों के छिछले एवं तटीय जल क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ये वन केवल वहीं तक सीमित हैं जहाँ का तापमान 20 डिग्री सेल्सियस से कम रहता है, और ये आर्कटिक तथा अंटार्कटिक वृत्त दोनों पर फैले हुए हैं। यानी क्या ये भारत में मिलेंगे? तो भारत में हाँ, उच्च हिमालयी क्षेत्रों में तो मिल सकते हैं, है ना। बाकी चूंकि वहाँ पे हिमालय तो है नहीं, मतलब सॉरी, वहाँ पे पानी तो है नहीं, तो इनके मिलने के चांस बहुत कम है, क्योंकि 20 डिग्री के तापमान तो वहीं कम रहेगा। अब चूंकि पानी में मिलेंगे तो वहाँ पानी है नहीं, तो इनके मिलने के चांस ना के बराबर है। वाटरशेड तथा वाटरशेड विकास कार्यक्रम। वाटरशेड विकास कार्यक्रम 1995 में शुरू हुआ। ये फैक्ट इंपॉर्टेंट है, पेपर में आ चुका है। वाटरशेड की मूल अवधारणा है कि जल को एक स्थान पर रोकना तथा उसका सोखा जाना।
वृक्ष वनस्पति जल सोखने में सहायक होता है, जबकि जलधारा अवरोध और बांध अवरोध पानी के बहाव को रोकने में सहायक है। अतः न केवल जलाशयों को पानी की पूर्ति होती है, बल्कि साल भर सतत जलापूर्ति होती रहती है। वाटरशेड विकास भूमिगत जल को बढ़ावा देने में मदद करता है। यह बाढ़ जैसी गंभीर समस्याओं को रोकने में भी सहायक है। अगला पॉइंट, पारिस्थितिकी निकेत या नीशे, इसको हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं पहले। इसका प्रयोग सबसे पहले ग्रीनेल्स ने किया था। ध्यान रखना है, पेपर में आ सकता है कि पारिस्थितिकी नीशे शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? ग्रीनेल्स ने। उन्होंने विभिन्न प्रकार की जातियों एवं उपजातियों की स्थानीय वितरण व्यवस्था को इस शब्द के माध्यम से निरूपित किया। अगला पॉइंट, भारत में ज्वार नदमुखीय पारिस्थितिकी तंत्र के उदाहरण कौन कौन से हैं? देखो, दो हैं। डायमंड हार्बर जो कि आपको वेस्ट बंगाल में मिलेगा, और दूसरा पेन्नार मोहाना जो कि आपको आंध्र प्रदेश में मिलेगा। ये ज्वार नदमुख पारिस्थितिकी तंत्र के उदाहरण हैं। ठीक है, ध्यान रखना। अगला पॉइंट, यूट्रोफिकेशन का अर्थ काफ़ी महत्वपूर्ण है, पीसीएस परीक्षा में कई बार पूछा जा चुका है। यूट्रोफिकेशन, या जिसको हम लोग यहाँ पर बोल देते हैं हिंदी में सुपोषण। तो सुनने में तो बढ़िया लग रहा है, सुपोषण बढ़िया चीज़ है, लेकिन पर्यावरण के लिए बढ़िया चीज़ नहीं है। ध्यान रखना। देखो जरा क्या होता है। औद्योगिक कचरों का विकास जो जल में शैवाल की वृद्धि के लिए वांछित पोषक तत्वों के स्तर को बढ़ाते हैं, और इन शैवालों के मरने पर इसे खोने के लिए जीवाणु द्वारा ऑक्सीजन का अत्यधिक उपयोग किया जाता है। यूट्रिफिकेशन झील के प्राकृतिक रूप से कालिक क्षय है, जो इसके जल के सुपोषण से होता है। समय के साथ वे धाराएं जो झील में गिरती हैं, पोषक तत्व जैसे नाइट्रोजन तथा फास्फोरस इनमें प्रवेश कराती हैं, जो जलीय जीवों के विकास को प्रोत्साहित करता है। यानी देखो बेसिक चीज़ क्या है यार, अगर आप इंडस्ट्री एरिया में रह रहे हैं या बहुत ज़्यादा घनी बस्तियाँ हैं, तो वहाँ पर क्या होता है, मलमूत्र वगैरह पानी में जाकर के मिलता रहता है। मान लो बड़ी सी झील है, इसमें बहुत सारा मलमूत्र आकर के मिल रहा है, तो इससे होता क्या है, इससे सूक्ष्म जीवों की मात्रा में वृद्धि होती है। जितनी ज़्यादा सूक्ष्म जीवों की मात्रा में वृद्धि होगी इस पानी में, वैसे वैसे बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड बढ़ेगी। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड बढ़ेगी तो ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, और ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी तो इस तालाब में मौजूद जीव जंतु मरना शुरू हो जाएंगे, और ज़्यादा पॉल्यूशन शुरू हो जाएगा, और ज़्यादा प्रदूषण शुरू हो जाएगा, क्योंकि वो जो मरेंगे वो बाहर जाकर के तो आत्महत्या करेंगे नहीं, तालाब में ही रहेंगे। तो बेसिकली जब किसी भी जलीय पारिस्थितिकी तंत्र की उत्पादकता बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, जैसे किसी तालाब की उत्पादकता बहुत ज़्यादा बढ़ गई, तो इसी को कहा जाता है सुपोषण। और सुपोषण की स्थिति में उस जलीय परितंत्र में पानी की मतलब ऑक्सीजन की बेहद कमी हो जाती है, पानी में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, जिससे जलीय जीव मरने लगते हैं। इसी घटना को कहा जाता है सुपोषण। आगे देखो, कवक में हरित लवक ना होने के कारण ये परपोषी होते हैं, शैवाल स्वपोषी होते हैं। ध्यान रखना, जो हरे क्लोरोफिल रंजक की सहायता से अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। ठीक है, तो कवक जो है ये परपोषी हैं और शैवाल स्वपोषी हैं। मरुस्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र उष्ण मरुस्थल तथा शीत मरुस्थल में विभाजित है। दो तरीके के मरुस्थल होते हैं, एक गर्म एक ठंडा। अगला पॉइंट, ब्लू कार्बन तटीय तथा समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र में संग्रहित कार्बन है। मैंग्रोव ज्वारीय दलदल तथा समुद्री घास के मैदानों के तटीय पारिस्थितिकी तंत्र में सदियों से वनस्पति तथा विभिन्न पारिस्थितिकी प्रक्रियाओं द्वारा जमा कार्बन के बड़े भंडार हैं। ध्यान रखना, मैंग्रोव वन कार्बन के बड़े भंडार हैं। ये पारिस्थितिकी तंत्र स्थलीय वनों की तुलना में प्रति इकाई क्षेत्र में अधिक कार्बन का अनुक्रम तथा भंडारण करते हैं। इसे ब्लू कार्बन कहा जाता है। तो ब्लू कार्बन क्या है? बेसिकली ब्लू कार्बन वो कार्बन है जिसको जमा कर रखा है मैंग्रोव वनों ने। मैंग्रोव वन कौन से हैं? जो समुद्र के किनारे पाए जाते हैं। तो उनमें जो कार्बन डाइऑक्साइड संचित है उसी को हम बोलते हैं ब्लू कार्बन। आगे देखो, आगे है प्लैंकटन, प्लवक। जीवों के उस समूह को संदर्भित करता है जो नदियों, झीलों, महासागरों की सतह के पानी में तैरते हैं। पादप प्लवक वे सूक्ष्म जीव पदार्थ होते हैं जो स्वच्छ तथा खारे पानी दोनों प्रकार के जलीय वातावरण में निवास करते हैं। अगला पॉइंट, कोल आर्द्रभूमि क्या है? केरल के त्रिशूर तथा मल्लपुर जिले में अवस्थित यह क्षेत्र वेम्बनाड कोल आर्द्रभूमि का भाग है। यह भारत के दक्षिणी पश्चिमी तट पर सबसे बड़ा खारा आर्द्र उष्णकटिबंधीय आर्द्रभूमि पारिस्थितिकी तंत्र है जो 10 नदियों द्वारा संभारित है। ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। यह पश्चिमी तट के विशाल ज्वार नद प्रणालियों के समान है। इसको कहते हैं कोल आर्द्रभूमि। तो ध्यान रखना, कोल आर्द्रभूमि कहां पर है? केरल में है।
अब कुछ पारिस्थितिकी तंत्रों से संबंधित कुछ समितियां हैं, जैसे देख लो। पश्चिमी घाटों के संरक्षण के लिए जो समिति बनाई गई है उसका नाम है माधव गाडगिल समिति। राष्ट्रीय खेल कोड के लिए समिति बनाई गई है इंजेती श्रीनिवास समिति। पश्चिमी घाटों के संरक्षण के लिए कस्तूरी रंगन समिति भी बनाई गई है। लास्ट पॉइंट देखते हैं इसमें। लास्ट पॉइंट है तमिलनाडु में विश्व के पहले नमक सहिष्णु पादप उद्यान साल्ट टॉलरेंट प्लांट गार्डन का उद्घाटन किया गया है। इस उद्यान की स्थापना प्रख्यात कृषि वैज्ञानिक एम.एस. स्वामीनाथन, जिन्हें हरित क्रांति का पिता कहा जाता है, उनके द्वारा की गई है। ध्यान रखना, ठीक है ना। तो ये हुआ छोटा सा वीडियो। उम्मीद करता हूँ इसमें आपको महत्वपूर्ण जानकारी मिली होगी। देखो भैया, ऐसे पढ़ना तो पड़ेगा यार, सीधी बात है। आप ये सोचो कि हर चीज़ में आपको मजा मिल जाए, आनंद मिल जाए यार, तो वो नहीं मिलने वाला है। ऑफिसर वही लोग बनते हैं जो लाइफ में सीरियस हैं और अपने कंफर्ट जोन से बाहर जाकर के पढ़ाई करते हैं। आपको केवल वही पढ़ना है जिसमें पढ़ने में मजा आ रहा है, तो फिर वही सब पेपर में थोड़ी आएगा, और भी चीज़ें आएंगी पेपर में। एनवायरमेंट के काफ़ी अच्छे सवाल आते हैं पीसीएस वगैरह में। तो आपको देखिए मेहनत तो करनी पड़ेगी, इसका और कोई विकल्प मौजूद नहीं है इस दुनिया में। अगर आप बिस्तर पे पड़े पड़े जो है ये सारी चीज़ें करना चाहते हैं तो नहीं हो पाएगा भाई, और आप अधिकारी नहीं बन पाओगे, सीधी बात है। तो दिमाग लगाना पड़ेगा, मन बोलेगा 1000 बार कि नहीं इसमें मैं बोर हो रहा हूँ, मुझे नहीं पढ़ना है, लेकिन बस यही संघर्ष है कि आपको अपने दिमाग को समझाना पड़ेगा कि नहीं मुझे पढ़ना ही पढ़ना है, क्योंकि ये पेपर में आएगा, ध्यान रखना, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।